और उस एज में कौन कौन से फेमस पोएट राइटर कौन कौन से हुए, कौन कौन से उनके वर्क इंपॉर्टेंट थे। तो जैकोबियन एज का जो टाइम पीरियड है, मैंने यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम दे दिया कि 24 मार्च 1603 टू 27 मार्च 1625। आप चाहो आपको डिटेल के अंदर याद रहे तो ठीक है, अदरवाइज आप ओनली इतना याद रखें से लेकर 1625। अब यही टाइम, इस एज को जैकोबियन के लिए टाइम क्यों रखा गया, ऐसी क्या चीज है कि अब हमने ये टाइम सेलेक्ट किया। इसके लिए समझने से पहले आप ये समझ लीजिए कि इससे पहले जो एज थी इंग्लिश लिटरेचर में उसे कहते हैं एलिजाबेथन एज, या फिर हम इसे शेक्सपियर एज के नाम से भी जानते हैं। इंग्लैंड के अंदर जैसे जैसे राजा गद्दी पर बैठते गए, उनके नाम के अकॉर्डिंग बहुत सारी एज का नाम है। जैसे कि जब इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ फर्स्ट थी 1558 से लेकर 1603 तक, जब इसकी डेथ हो गई तब तक, उस टाइम को हम कहते हैं एलिजाबेथन एज। जो अपनी फर्स्ट वीडियो थी रेनेसा था आरपीएससी सेकंड ईयर के सिलेबस के अकॉर्डिंग, रेनेसा अपने इंग्लिश में 1558 से लेकर लेट 17th सेंचुरी तक चलेगा, यानी कि लगभग 17वीं शताब्दी के एंड तक 1699 तक अपने चले जाएंगे। उसी के अंदर वो डिटेल में पढ़ते हैं तो एलिजाबेथन एज आती है। इसकी बात हमने रेनेसा के अंदर भी कर ली थी। अब देखिए कुछ राइटर एलिजाबेथन एज के थे, वो इसके बाद में जो एज आई जैकोबियन एज, उसके अंदर भी लिखेंगे, क्योंकि ऐसे तो है नहीं कि 1603 को किसी का जन्म हो गया और उस बंदे ने तभी से लिखना शुरू कर दिया। कुछ बंदा पहले से लिखा, जैसे शेक्सपियर को लगा लो, शेक्सपियर आपकी एलिजाबेथ एज के अंदर भी थे और इसके बाद में जो जैकोबियन एज आई उसके अंदर भी थे। ठीक है, तो सिर्फ इतना याद रखना कि इससे पहले जो एज थी वो थी एलिजाबेथ एज। जैकोबियन एज जो नाम पड़ा है वो जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था, यानी कि इस टाइम पे जो इंग्लैंड का राजा था वो था जेम्स फर्स्ट। तो आपको सर जेम्स फर्स्ट से जेम्सियन होना चाहिए था, तो जेम्सियन क्यों है, जैकोबियन क्यों है, इसके लिए मैं बात करूंगा। जब एलिजाबेथ की डेथ हो गई, इंग्लैंड की महारानी की डेथ हो गई, ये एलिजाबेथ फर्स्ट वही है जिसके टाइम अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी। ठीक है, अपने इधर जहांगीर का टाइम चल रहा था। ठीक है, अकबर का दीजिए, जहांगीर अकबर का टाइम चल रहा था, क्योंकि इंडिया के अंदर उन्हीं का अंग्रेज एलिजाबेथ के टाइम पे कंपनी बनी, तो कंपनी इंडिया के अंदर आई थी व्यापार करने के लिए। अब वो व्यापारी क्यों बने, क्योंकि रेनेसा का टाइम पीरियड, उसकी वीडियो में देखना। तो जब एलिजाबेथ की डेथ होती है 1603 के अंदर, तो अब इंग्लैंड को कोई ना कोई तो राजा चाहिए। तो राजा किसको बनाया जाए, हमें आपको भी उसका कोई बेटा होना चाहिए था, उसको बनाते थे, उसका बेटा होगा नहीं। एलिजाबेथ ने शादी नहीं की थी, एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता है, तो किसको बुलाया जाए। तो स्कॉटलैंड का राजा था जेम्स फर्स्ट। स्कॉटलैंड, इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, ये सारी यूरोप की कंट्रीज है, पास पास में है। तो स्कॉटलैंड से एक बंदे को बुलाया गया जिसका नाम था जेम्स सिक्स्थ। तो ये इंग्लैंड की मम्मी आकर जेम्स फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता है। अब जब एलिजाबेथ की डेथ हुई थी तो उनकी जो पार्लियामेंट थी वहां पर एक बंदा था जिसका नाम था रॉबर्ट सिविल। उस बंदे ने सलाह दी थी कि रानी की तो कोई संतान नहीं है, तो अपने जो स्कॉटलैंड का राजा है उसको यहाँ पर गद्दी पर बिठा देते हैं। तो इस प्रकार वो स्कॉटलैंड का राजा भी था और इंग्लैंड का राजा भी था। अब आपको समझाता हूँ कि आखिर इसको क्यों बुलाया गया। हिस्ट्री देखते हैं, इनके ज्यादा पढ़ा को देखते हैं कि बात कहाँ से चली थी। हमें पता है कि जब रेनेसा के अंदर पढ़ा था कि इंग्लैंड के अंदर हिस्ट्री में पढ़ते हैं वॉर ऑफ रोजेस हुई थी, जिसके अंदर इंग्लैंड ने स्पेन को हरा दिया था। जब स्पेन को हरा दिया तो इंग्लैंड का राजा बनता है किंग हेनरी सेवंथ, जो ऊपर नाम है। इस किंग हेनरी सेवंथ के जो बेटा था उसका नाम था हेनरी एट्थ। हालांकि नाम से कुछ और होते थे, बट ये जो गद्दी पर बैठते थे ना तो उसी नाम को आगे यूज कर लेते थे। जैसे किंग हेनरी सेवंथ, इसका जो बेटा का नाम से कुछ भी है, बट जो गद्दी पर बैठेगा उसका नाम पड़ गया हेनरी एट्थ। क्योंकि देखो इससे पहले हेनरी फर्स्ट हुआ होगा, हेनरी सेकंड, थर्ड, ऐसे चलते आ रहे हैं। ठीक है, एक इसकी बेटी थी हेनरी सेवंथ की मार्गरेट ट्यूडर। हम जानते हैं ट्यूडर डायनेस्टी इंग्लैंड के अंदर आई थी, ये सारी ट्यूडर डायनेस्टी थी। ये जो पूरे हेनरी वगैरह जितने भी आ रहे हैं, इनका वंश है वो ट्यूडर था। जैसे अपने इंडिया के वंश चलते हैं ना, मुगल वंश हो गया, ऐसे गुरिल वंश हो गया, तो उस प्रकार उनका जो ट्यूडर डायनेस्टी के नाम से इनको जाना जाता था। तो किंग हेनरी सेवंथ के एक बेटा जिसका नाम हेनरी एट्थ, एक बेटी मार्गरेट ट्यूडर। तो मार्गरेट ट्यूडर की शादी कर दी गई जेम्स फोर्थ, जो कि स्कॉटलैंड का राजा था। तो इधर हेनरी एट्थ की बेटी हुई एलिजाबेथ फर्स्ट, जिसको मैंने देखा था, यानी कि जिसका टाइम पीरियड है 1558 से लेकर 1603 तक। जब इसी एलिजाबेथ की डेथ होगी, इसके कोई बेटा नहीं था। उधर मार्गरेट, तो ये तो एलिजाबेथ की बुआ हुई ना, एलिजाबेथ की बुआ थी मार्गरेट ट्यूडर, तो बुआ और फुफड़ इसका क्या हो गया, जेम्स फोर्थ। उनका बेटा था जेम्स फिफ्थ। जेम्स फिफ्थ ने शादी की थी मैरी फर्स्ट ने। ठीक है, अब इन दोनों की, जेम्स फिफ्थ की और मैरी फर्स्ट की जो संतान थी वो थी जेम्स सिक्स्थ। इसी जेम्स सिक्स्थ को स्कॉटलैंड के अंदर, इसका नंबर 6 था ना, जो स्कॉटलैंड में राजा बन रहे थे, जैसे जेम्स फर्स्ट बना होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जब इस बंदे को इंग्लैंड के अंदर लाया गया तो इंग्लैंड के अंदर तो जेम्स फर्स्ट ही है ना, इस प्रकार इस नाम का कोई राजा पहले बना नहीं, तो इसलिए इसका नाम इंग्लैंड के अंदर जेम्स फर्स्ट और इसी बंदे का नाम स्कॉटलैंड के अंदर जेम्स सिक्स्थ। इसको समझना जरूरी है बेटा, ठीक है ना, क्योंकि फिर हम आगे हिस्ट्री में चल पड़ेंगे, क्योंकि इसके बाद फिर आगे जो भी एज आती जाएंगी उनके नाम, फिर कौन किसका बेटा था, तो आगे से इसको तो नोट कर लो इंग्लैंड की हिस्ट्री। आगे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका नाम जेम्सियन एज क्यों नहीं पड़ा, जेम्स था तो जेम्सियन क्यों नहीं, क्योंकि जो जेम्स था, जेम्स को लैटिन के अंदर, लैटिन लैंग्वेज के अंदर जैकोबस कहा जाता है, तो जैकोबस से बन गया जैकोबियन एज। ठीक है, ये तो एज के नेम से लेकर मैंने आपको बताया। अब चलते हैं कि जैकोबियन एज में लिटरेचर की क्या हालात थे। सबसे पहले बात करेंगे ड्रामा की, क्योंकि मेजर जो टाइप था वो ड्रामा ही था। ड्रामा विलियम शेक्सपियर पहले लिख रहे थे, इससे पहले एलिजाबेथ एज के अंदर। ड्रामा के अंदर भी ड्रामा के कुछ टाइप थे, जैसे कि रिवेंज ट्रेजेडी होगी, सिटी कॉमेडी होगी, ट्रेजेडी कॉमेडी होगी और मास्कोस होगी। रिवेंज ट्रेजेडी क्या होती है, जिसके अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर किसी से रिवेंज लेता है, बदला लेता है, उसका नाम रख दिया रिवेंज ट्रेजेडी। सिटी कॉमेडी ऐसी कॉमेडी, सिटी यानी कि शहर की कुछ फनी बातों को लेकर कोई ना कोई कॉमेडी को ड्रामा प्ले कर देना। ठीक है, आगे बात करेंगे। और ट्रेजेडी कॉमेडी होती है, इसमें ट्रेजेडी भी थी और कॉमेडी भी थी। और देखो कॉमेडी होती है इसमें कोई मजाक की चीजें होंगी, उसके अंदर किसी की डेथ वगैरह नहीं होती थी, उसका सुखांत एंड जो था वो हैप्पी एंडिंग होती थी। और ट्रेजेडी होती है जिसका एंड बहुत ही दुखांत होता है, हिंदी में कहते हैं दुखांतिका और सुखांतिका। ठीक है ना, मास्कोस वो नाटक थे, वो ड्रामा थे, जिनको या तो किसी न किसी चर्च के अंदर या फिर कोई ना कोई क्या कहते हैं कोर्ट के अंदर प्ले किया जाता था। तो बात करते हैं रिवेंज ट्रेजेडी की। विलियम शेक्सपियर ने रिवेंज ट्रेजेडी बहुत लिखी है। बेस्ट एग्जांपल अगर आप एक देखना चाहो तो वो है हैमलेट। हैमलेट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिवेंज ट्रेजेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा जिन्हें हम कहते हैं। ओके, तो इसके बाद में सिटी कॉमेडी की बात करें। थीम ऑफ सिटी कॉमेडी क्या था, अडल्टरी और अनहैप्पी मैरिज हैबिट्स और टकलरीड। ये कुछ टॉपिक होते थे, थीम होते थे, जैसे कि अनहैप्पी मैरिज दिखा दी, किसी का मजाक उड़ गया, किसी की पत्नी किसी के साथ भाग गई, किसी के रिलेशन किसी और के साथ बन गए, ये चीजें दिखाई जाती थी। ट्रेजेडी कॉमेडी दो वर्ड से मिलकर बना है, ट्रेजेडी प्लस कॉमेडी, इसको मिलाकर कह दिया ट्रेजेडिक कॉमेडी। क्योंकि पहले ट्रेजेडी लिखी फिर कॉमेडी लिखी और जैकोबियन एज के अंदर मिक्स कर दिया गया कि कुछ हैप्पी चीजें होती है और कुछ ट्रेजेडिक चीजें होनी चाहिए। ट्रेजेडी कॉमेडी के अंदर बेस्ट एग्जांपल है आपका द फेटफुल शेपर्ड्स बाय फ्लेचर। ये नाम है, ये जैकोबियन एज के फेमस पोएट और ड्रामेटिस्ट प्लेराइट हैं, इनको दिमाग में रखना।
एक और एग्जांपल है फिलास्टर बाय ब्यूमंट और फ्लेचर, ये दोनों ना मिलकर लिखते थे, इनका नाम इकट्ठे आता है ब्यूमंट और फ्लेचर का। बात करते हैं मॉस्को, तो मॉस्को ने सबसे बेस्ट काम किया वो किया था बेन जॉनसन ने, इनके प्ले को ज्यादा कोर्ट के अंदर परफॉर्म किया जाता था। अब बात करते हैं पोइट्री की कि जोकोविच एज में पोइट्री कैसी थी। याद रखना कि हम 1603 से लेकर 1625 के बीच में चीजें वो पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो पोइट्री दो प्रकार की थी, एक तो स्पेंसियरियन और दूसरी मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल मैंने पहले बात कर ली अपनी वीडियो नंबर जो सेकंड थी कि मेटाफिजिकल पोइट्री क्या है, थोड़ा आज फिर दोबारा थोड़ा इसका इफेक्ट यहाँ से और ले लेंगे। स्पेंसियरियन की बात करते हैं, जो एडमंड स्पेंसर को पोइट फॉलो करते थे, जिन्होंने एडमंड स्पेंसर को फॉलो करते हुए लिखा, वो पोइट्री आती है स्पेंसियरियन पोइट्री। और मेटाफिजिकल की मैं बात आगे करूंगा। और स्पेंसियरियन की बात करें तो पोइट्री में पर्सनल ट्रेजेडी, ट्रेडिशन, नैरेटिव पोइट्री, आर्टिकल्स, मॉरल, रिलीजियस एलगोरीज, ये इस थीम पर पोइट्री लिखी जाती थी। बात करते हैं मेटाफिजिकल पोइट्री की। मेटाफिजिकल पोइट्री पहले बात की थी, मेटा मतलब बियॉन्ड और फिजिकल मतलब वर्ड, ऐसे टॉपिक जो इस दुनिया में है ही नहीं, ऐसे टॉपिक पर लिखना जो दुनिया में रियल में एग्जिस्ट नहीं करते। इसके अंदर मेन नाम आता है, देखो मैंने मेटाफिजिकल पोइट्री की बात की थी कि मेटाफिजिकल पोइट्री जो वर्ड था वो कनेक्ट किया था सैमुअल जॉनसन ने, और मेटाफिजिक्स जो वर्ड दिया था वो दिया था जॉन ड्राइडन ने, ठीक है। और टीएस इलियट का भी नाम इसलिए हुआ क्योंकि उन्होंने आगे चलकर मेटाफिजिकल पोइट्री की प्रेज की थी। सैमुअल जॉनसन और जॉन ड्राइडन ने नेगेटिव सेंस के लिए वर्ड यूज किया था इन पोइट्स के लिए, ठीक है। बेस्ट एग्जांपल है आपका जॉन डन के मेन पोइट थे मेटाफिजिकल पोइट्री के। इनकी पोइम है ए बेनेडिक्शन बाय जॉन डन, ये फेमस है, फ्री भी है, बाकी कुछ और बात आगे करेंगे। जोकोविच ऐसे कुछ फेमस राइटर्स कुछ और भी थे, जैसे कि फ्रांसिस बैकन जो थे वो ऐसे लिखते थे, इन्हें फादर ऑफ एसेज कहा जाता है। क्वेश्चन आपके लिए कि प्रिंस ऑफ एसेज इंग्लिश लिटरेचर में किसे कहा जाता है, ये तो फादर थे, प्रिंस किसे कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसेज इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एसेज इन्होंने 59 एसेज लिखे थे, काफी बढ़िया अलग अलग टॉपिक पर आप लोग पढ़े होंगे, ऑन स्टडी ऑन लव, ऐसे कोई टॉपिक पर। रॉबर्ट बर्टन, बेन जॉनसन ने बता दिया कि वो ड्रामा लिखते थे। जॉर्ज चैंपमैन और ब्यूमंट और फ्लेचर, ब्यूमंट और फ्लेचर दोनों अलग अलग थे, दो थे, बट इनका नाम इकट्ठा जाता है क्योंकि मिलकर लिखते थे। अब बात करते हैं कि कुछ क्या खास बातें थी लिटरेचर की। हीरोइक कपलेट्स का यूज होता था, हीरोइक कपलेट यानी कि दो लाइनों की ऐसी लाइन, बेस्ट जिसे नाम दिया था हीरोइक कपलेट। वर्ड्स, स्टायर्स, एसेज, स्टायर क्या होता है, ऐसे क्या होता है, ऐसे में कोई निबंध होता है, स्टायर यानी किसी पर व्यंग करना। बायोग्राफी लिखी जाने लगी, बायोग्राफी किसी की जीवनी लिखना। ट्रैवलॉग्स लिखे गए, ट्रैवलॉग्स यानी कि ट्रैवल से बना है, जो लोग यात्राएं करते थे वो यात्राएं करते करते लिखते थे, उन्हीं को ट्रैवलॉग्स कहा गया। यात्राएं क्यों करते थे, क्योंकि क्रॉनिकल एक्सपेक्शन उस टाइम पे शुरू हो चुका था 1630 और 1643 के अंदर, ठीक है। आगे बढ़ गया था स्टार्ट यही कभी कि ये लोग दूर दूर देशों में जाके अपना व्यापार करने लगे थे। इंडिया के अंदर भी आए थे, पता यूरोप में आए थे, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। देखिए क्रॉनिकल एक्सपेंशन पर इतना पैसा खर्च किया गया था, 2 लाख पाउंड खर्च किए गए थे ताकि इनको दूसरे देश में भेजा जा सके, ताकि वो दूसरे देश में जाके कमाई करके इंग्लैंड को या फिर यूरोप को मुनाफा कमा कर दें। और उन्होंने दिया भी, हमें पता है इंडिया को कैसे उन्होंने लूटा था। देखिए लिटरेचर में यहाँ पे जोकोविच एक बहुत ही फेमस वर्क जो आता है, जो राजा खुद था जेम्स फर्स्ट, उन्होंने बाइबल का ट्रांसलेशन करवाया था और उसे नाम दिया, उसको हम जानते हैं किंग जेम्स बाइबल के नाम से। द ऑथोराइज्ड वर्जन ऑफ द बाइबल इस नाम से। इंग्लिश के अंदर कोई पूछ ले कि बाइबल का ऑथोराइज्ड जो वर्जन है वो कौन सा है, तो जो जेम्स की जो बाइबल है, किंग जेम्स की बाइबल, इन्होंने 14 बंदों को लगाया था बाइबल को ट्रांसलेट करने के लिए। और कितने कब से कब लिखी गई थी, 1607 से लेकर 1611 तक। देखिए अब इसको समराइज करने के लिए थोड़ा जितना कुछ मैंने पढ़ा, क्योंकि जेम्स फर्स्ट थे 1603 के अंदर, ये थे 1603 से लेकर 1625 तक, इसे जोकोविच एज कहते हैं। लेकिन इसके बाद में कौन सी एज आई थी, हमारे आरपीएससी के अंदर वो नहीं है, ठीक है, हम उसको नहीं पढ़ेंगे, हम सीधा आगे जो एज आएगी वो न्यू क्लासिकल एज आएगी उसको देखेंगे। बट इसके बाद में कैरोलिन एज आई थी 1625 से लेकर 1649 तक। ये अगर लिटरेचर में देखा जाए तो ये 17वीं सेंचुरी का लिटरेचर हम पढ़ रहे हैं, यानी कि 1600 से लेकर 1700 के बीच का। इसमें कुछ एजेस हैं, पहले मैंने आपको बता दी जोकोविच, उसके बाद में कैरोलिन एज आती है, ठीक है। अब जो चीजें जितनी शॉर्ट के अंदर पढ़ी थी, अगर आप कोई लिखना चाहते हो नोट्स बनाने के लिए, तो यहाँ पे रिपीट करने के लिए चीजें दोबारा मैं पढ़ देता हूँ, फिर कोई नई चीज आएगी तो हम उस पर बात करेंगे। अगर जितनी चीज मैंने पहले बताई उनको सिर्फ यहाँ पे सेंटेंसेस के अंदर लिख के बता दिया, ठीक है। इंट्रोडक्शन, जोकोविन सो कॉल्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड जोकोबस, बताइए लैटिन शब्द से निकला है, व्हिच मींस जेम्स, एंड उसका नाम था जेम्स इसलिए दस बिलोंगिंग टू द रेन ऑफ जेम्स। ये जेम्स फर्स्ट का टाइम पीरियड था 1603 से 1625, इस नेम इस एज का नाम पड़ गया जोकोबियन। लैटिन लैंग्वेज का वर्ड था, इसको नोट रखना, उसका मीनिंग था जोकोबस। ए पीरियड व्हिच लाइक द एलिजाबेथन एज वाज पर्टिकुलरली रिच इन द लिटरेरी एक्टिविटी। यहाँ पर लिटरेरी एक्टिविटी के लिए काफी एज रिच एज थी लिटरेचर को लेकर, क्योंकि काफी कुछ इसमें लिखा गया। द किंग हिमसेल्फ पब्लिश्ड 4 बुक्स, राजा ने खुद ने किंग जेम्स ने 4 बुक्स पब्लिश करवाई थी। 2 ऑन पोएट्री, 2 किताबें पोएट्री पर, ए वर्क ऑन डेमोनोलॉजी पर, एक बुक डेमोनोलॉजी पर, एंड लास्ट जो मैं बताया था एंड द फेमस द कंट्रोब्लास्ट ऑफ तंबाकू, ये कुछ किताबें खुद पब्लिश करवाई थी। और इसी के साथ याद रखना अपनी बाइबल को। जॉन डन एंड ड्राइडन वर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ लिरिक पोएट्स ऑफ द पीरियड। लिरिक पोएट में सबसे फेमस नाम किनका आता है, जॉन डन का और ड्राइडन का। जॉन डन वही मेटाफिजिकल पोएट्री वाले, और जॉन ड्राइडन जिन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज किया था जॉन डन के लिए। फिर नाम आता है बैकन एंड रॉबर्ट ब्रुटन का, ये बेस्ट नॉन प्रोज राइटर थे, यानी कि ऐसे वगैरह लिखने वाले। इन 1611 वाज पब्लिश्ड किंग्स ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल। इन्हीं के टाइम पे इन्होंने 1611 के अंदर ऑथराइज्ड वर्जन ऑफ बाइबल को पब्लिश करवाया गया। ये प्रोज सेक्शन का वर्क है। अमंग ड्रामेटिस्ट, अगर बात करें ड्रामेटिस्ट की, ड्रामा लिखने वाले, विलियम शेक्सपियर, इन्हें तो शायद आप पक्का ही जानते होंगे। बेन जॉनसन, बियमंट एंड फ्लेचर, वेबस्टर, टर्मिनर, फोर्ड, मेडिटन्स एंड रोले वर ऑल वेरी एक्टिव, काफी एक्टिव थे। डन एंड ड्राइडन वर 2 ऑफ द मोस्ट फेमस ऑफ द लिरिक पोएट्स ऑफ द पीरियड, ये मैंने बात कर ली। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड एंड 6th ऑफ द स्कॉटलैंड। याद रखना कि जेम्स फर्स्ट इंग्लैंड का तो जेम्स फर्स्ट, और ये बंदा स्कॉटलैंड का जेम्स 6th। एक्सटेंडेड द थ्रोन ऑफ इंग्लैंड आफ्टर द डेथ ऑफ क्वीन एलिजाबेथ इन 1603। क्वीन एलिजाबेथ डाइड चाइल्डलेस, उसके बच्चा नहीं था, कोई मानी में जो मैरिज नहीं की थी। दैट्स व्हाई हर कजन फ्रॉम स्कॉटलैंड वाज कॉल्ड टू बी द किंग ऑफ इंग्लैंड, क्योंकि इनका कजन ही था भाई, स्कॉटलैंड में इनके रिश्तेदार में हुआ करता था कुछ था। किंग जेम्स वाज ए प्रोटेस्टेंट मैरिड टू बी कैथोलिक क्वीन। ये क्या थे, इन्होंने कैथोलिक क्वीन से शादी की थी, तो ये कैथोलिक हो गए। Divine rights of kings proclaimed in 1604 according to its king were the representative of the god and thus answerable to him alone। मतलब कि अपने आप को राजा गॉड के बराबर समझते थे। 47 translators were appointed to write authorized version of Bible in 1611। तो 47, अच्छा 47 मैंने यहाँ पे 14 बोल दिया, सॉरी 47 थे, 47 बंदों को लगाया था बाइबल को लिखने के लिए 1611 के अंदर। A series of plots were engineering to the pawns on him।
द मोस्ट फेमस ऑफ दीज प्लॉट वर द गन पाउडर प्लॉट। बहुत सारी चीजें घटित हुई थी। गन पाउडर प्लॉट ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि किंग जेम्स को मारने के लिए गन पाउडर नाम एक एक्टिविटी उन्हें कोई विस्फोट वगैरह करना था, बट वो नहीं कर पाए, उनको पकड़ लिया गया। तो ये घटना हुई थी, इसे जानते हैं गन पाउडर प्लॉट। ये पूछे कौन सी एज से जुड़ी हुई है, तो जैकोबिन एज से इसका संबंध है। इन नवंबर 1605 एक ग्रुप ऑफ रोमन कैथोलिक प्लान टू ब्लो, तो रोमन के जो कैथोलिक थे उन्होंने प्लान किया था टू ब्लो अप द इंग्लिश हाउस पार्लियामेंट, उसको उड़ाने की उन्होंने प्लानिंग की थी, पार्लियामेंट को, इंग्लिश हाउस ऑफ पार्लियामेंट को। एट इट्स ओपनिंग बाय द किंग, उसकी ओपनिंग हो रही थी, तो ये खुद कैथोलिक था, इन्होंने शादी की थी कैथोलिक क्वीन से। टू क्रिएट रोमन कैथोलिक राइजिंग इन द मिडल एंड ए स्क्योर ए टॉलरेशन ऑफ कैथोलिक्स, मतलब कि काफी बड़ी उनके कैथोलिक बड़ी तरह का खुद की उनकी इज्जत मान रहा था। वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स यानी कि षड्यंत्रकारी फ्रांसिस ट्रेसमन बिट्रेड गे फ्लॉक्स, बदला लेने के लिए उन्होंने क्या किया, द लीडर वाज डिस्कवर्ड रेडी टू फायर एंड वाज एग्जीक्यूटेड अलोंग विद द 8 अदर कॉन्स्पिरेटर्स। 8 बंदों के साथ मिलकर गे फ्लॉक्स इन्होंने ये प्लानिंग की थी गन पाउडर वाली कि हम राजा को उड़ा देंगे, क्योंकि कैथोलिक चर्च को यहाँ पे इंग्लैंड के अंदर एस्टैब्लिश करना चाह रहा था। पोएट्री इन जैकोबिन एज, पोएट्री की बात की जाती है, मेटाफिजिकल पोएट्री वाज इन्वेंटेड इन दिस एज। तो जैकोबिन एज के अंदर मेटाफिजिकल पोएट्री आई थी। क्वेश्चन मेटाफिजिकली जो वाली वीडियो बनाई थी पूछा जाता है ना कि मेटाफिजिकल पोएट्री कौन सी एज के अंदर इन्वेंट हुई थी, तो जैकोबिन एज। लेट्स टॉक अबाउट इस फीचर्स। तो बात करते हैं मेटाफिजिकल पोएट्री की। हालांकि मैंने मेटाफिजिकल पोएट्री वाले में बात की थी, यहाँ पे आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा, अगर वीडियो देख रखिए तो। नहीं देखे तो आपके लिए मेटाफिजिकल पोएट्री का टॉपिक यहाँ से क्लियर हो सकता है, डिटेल में तो आपको वीडियो देखनी पड़ेगी, बट यहाँ पे काम चल जाएगा। विलियम ड्रमंड ऑफ हाउथॉर्नलैंड कॉइन्ड द टर्म मेटाफिजिकल। मेटाफिजिकल वर्ड किसने दिया था, कल भी बात की थी, विलियम ड्रमंड। जॉन राइडर वाज द फर्स्ट टू यूज दिस टर्म इन द क्रिटिसिज्म ऑफ डन। जब जॉन राइडर ने जॉन डन का क्रिटिसिज्म किया तो उन्होंने मेटाफिजिक्स वर्ड यूज किया था जॉन डन के लिए, उनको क्रिटिसाइज करने के लिए। The term metaphysical is usually applied to a group of 17th century poets who did not belong to school of poetry but were invented by the common characteristics of it inventiveness। तो ये 17वीं शताब्दी के जो पोइट ग्रुप को मेटाफिजिकल पोएट्री उनको कहते हैं मेटाफिजिकल पोएट। ये भी जिनका इनको पता नहीं लगा, इनके बाद में चलकर आगे चलकर सैमुअल जॉनसन ने इनके लिए अपनी जो बुक थी, बुक का नेम आपको कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना है कि वो बुक कौन सी थी, क्योंकि मेटाफिजिकल पोएट्री में मैंने इसको बताया था। देयर पोएट्री वाज रिच इन इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी। काफी पढ़ी लिखी शौक वाली बातें ये करते थे मेटाफिजिकल पोएट्री पोएट जो थे, यानी कि दूर दूर के फार फैच्ड आइडियाज को एक जगह पे कोरिलेट करने की कोशिश करते थे। इट एम्प्लॉयज बोल्ड एंड इंजीनियस कंसीट्स, कंसीट का यूज करते थे। तो बाकी ये सारा कुछ दोबारा पढ़ना मतलब है, मेटाफिजिकल पोएट्री पढ़ के आए थे। चलो लास्ट पॉइंट पढ़ देता हूं। डन कंपेयर्स द टू लवर्स ऑफ कंपास, जैसे कि डन ने टू लवर को कंपास से कंपेयर किया है। अब लवर को कंपास से कंपेयर करने की क्या तुक्की बात है, पर ये दिखाते थे कि नॉलेज ज्यादा है, हम इस तरीके से भी कंपेरिजन किया जा सकता है। मेटाफिजिकल पोएट्री और उनके फेमस वर्क जॉन डन, सीधा पढ़ूंगा ठीक है, क्योंकि मैं समझाने की बात बताएंगे, पोएट का नाम आएगा, उनके फेमस वर्क आएंगे। जॉन डन इज इंपॉर्टेंट वर्क, द फ्ली, द सनराइजिंग, ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, द कैनोनाइजेशन। बात करते हैं एंड्रयू मार्वल की, द गार्डन टू हिज कोई मिस्ट्रेस ऑन मिस्टर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट, एंड हॉरेशन और अपॉन क्रम्बल्स रिटर्न फ्रॉम आयरलैंड। जॉर्ज हर्बर्ट, he is famous for the template। ये अलग मतलब इंपॉर्टेंट है, the temple it is a collection of 150 poems based on the conversational style, इनमें से the color Easterwings। Henry Vaughan poetry includes anguish, negotiations and struggle। he is famous for the retreat, ये अलग मतलब the retreat, और ऊपर था जॉर्ज का the temple, the color और Easterwing। ये जो डार्क ब्लैक कलर के इनको तो पक्का ही अपने दिमाग में रखें। रिचर्ड कैशू poetry was very religious in style, काफी religious ये लिखते थे। Steps to the temple and Carmen du Nastro was his poetry collection which was famous। ये तो poetry collection है दो, Steps to temple and Carmen du Nastro। जॉन वेबस्टर, अगर बात करें ड्रामा की, अभी बात की थी हमने पोएट्री की, बात करते हैं ड्रामा के अंदर फेमस कौन थे। तो पहले जॉन वेबस्टर, ही इज फेमस फॉर राइटिंग ट्रेजेडीज, इन्होंने ट्रेजेडीज लिखी थी, तो इसके अंदर ब्लड वगैरह थंडर वगैरह थीम होते थे। हिज फेमस प्लेस इंक्लूड द डचेस ऑफ मल्फी, द व्हाइट डेविल, ये तो वही इंपॉर्टेंट है, डचेस ऑफ मल्फी, द व्हाइट हाउस, रिटन बाय जॉन वेबस्टर, ट्रेजेडिक प्ले, फ्रांसिस बर्टमैन एंड जॉन फ्लेचर। दे बोथ आर नोन फॉर द प्रोड्यूसिंग ट्रेजेडिक कॉमेडीज, इन्होंने ट्रेजेडिक कॉमेडीज को लिखा। इनके फेमस वर्क हैं फिलोस्टर, ए किंग एंड नो किंग मेड्स ट्रेजेडी। थॉमस मेडन, ही रिटन सिटी कॉमेडीज, ये सिटी कॉमेडीज लिखते थे। ही इज फेमस फॉर ए गेम एट चेस एंड A ticket to catch the old one। ये ब्लैक है और राइटर का नाम इनको थोड़ा दिमाग में रखना है, क्योंकि इनसे कुछ पूछा जाएगा ना कि ये लिखा किसने है, इनका फेमस वर्क कौन सा है। फ्लेचर एंड फिलिप मैसेंजर के दे बहुत प्रोड्यूस फेमस सोशल कॉमेडीज, ये सोशल कॉमेडीज लिखते थे, जैसे कि ए न्यू वे टू पे द ओल्ड डेविल्स, ए टिकट टू कैच द ओल्ड वन, द मेड ऑफ ऑनर, रिटन सॉलिडली बाय द फिल्म, ये अकेले फिल्म लिखी थी। हालांकि दोनों ज्यादा मिक्स लिखते थे, फ्लेचर एंड फिलिप। जेम्स शिरले, ही इज इंपॉर्टेंट प्लेयर का, ये फेमस प्लेयर, ए लेडी ऑड प्लेजर एंड हेड पार्क। बात करते हैं प्रो सेक्शन की, प्रो सेक्शन लिखने का काम किया फ्रांसिस बेकन ने, फादर ऑफ एसेट कहा जाता है, लॉर्ड चांसलर थे, एक पॉलिटिशियन थे और फिलोसोफर थे। ही इज द फिफ्थ सन ऑफ द सर, ए फिफ्थ सन थे, जब इनको जरूरत नहीं है, एलिजाबेथ के रिश्तेदार कर लीजिए। बेकन कंपोज हिज फर्स्ट पॉलिटिकल मोमेंट्स, ए लेटर टू एडवाइस टू क्वीन एलिजाबेथ ने लिखा था। एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, नॉर्मन कॉलेज, जेम्स फर्स्ट फॉर द ऑथराइज वर्क ऑफ बाइबल, रॉबर्ट बर्टन, एंटोनी एंड मेलनचली, ये पहले बात कर ली। तो ये थी अपनी आज की वीडियो, मैं अपने जॉब को लेकर आगे अपनी जो वीडियो रहेगी वो रहेगी न्यू क्लासिकल एज, क्लास नंबर 4 रहेगी। देखो मैं डिटेल के अंदर तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी आज की वीडियो का टॉपिक रहेगा न्यू क्लासिकल एज। हम आरबीएससी सेकंड ग्रेड 2022 जो एग्जाम होने जा रहा है दिसंबर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वीडियो को बनाना शुरू किया था। इंग्लिश लिटरेचर में हम